आइए बच्चों, चलिए जल्दी से ग्रेविटेशन चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को 4 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, और उसके बाद इन चारों पार्ट को ब्रीफली हम लोग ओवरव्यू करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को। राइट, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि कौन से 4 मोटे मोटे पार्ट्स हैं, तो वो है, उसमें पहला पार्ट यू विल से, देखो पूरे फिजिक्स के अंदर फोर्स और एनर्जी तो आनी ही है, तो ग्रेविटेशन के अंदर भी जो पहला पार्ट है आपका वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स के अंदर बेसिकली आप लोग यूनिवर्सल लॉ, ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड फाइनली acceleration due to gravity। इस चीज से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आए। तो फोर्स के बारे में ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, फिर उससे एक्सेलरेशन निकाल करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, इन जनरल इस चीज को। तो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स एनर्जी। तो सेकंड पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्योंकि ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो जैसे आप mgh लिखते हो वैसे ही -gm/m2/r भी होता है, दोनों ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इस चीज को यहां पे डिटेल में देखा जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जब आपने इस फोर्स के फंडामेंटल सीख लिए, फोर्स की एनर्जी को लिख लिया, तो अगला काम क्या है, इसको अप्लाई करना। इसको हम 2 जगह अप्लाई करते हैं, पहले सैटेलाइट्स पे जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में, और बाद में इन जनरल प्लैनेट्स पे जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो पहली चीज, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिससे एग्जाम लगभग हर साल आ रहा है, सैटेलाइट मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट मोशन के अंदर बेसिकली आप ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, और ऑफ कोर्स यहीं पे आप इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो आप यहीं पे पढ़ोगे, इसके वेलोसिटी एनर्जी के अंदर पढ़ोगे, बट सैटेलाइट के अंदर ये 3 मेजर चीजें आप पढ़ते हैं कि उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो वाली वेलोसिटी, टाइम पीरियड क्या, एनर्जी क्या है, और इसके वेलोसिटी को भी यहाँ पे रिलेट किया जाएगा वी ऑर्बिटल के साथ। तो आपने क्या किया, फोर्स एनर्जी जो पढ़ा उसको यहाँ पे अप्लाई किया, राइट, सैटेलाइट में, और इसके जो रिजल्ट्स हैं, अपने को तो रिजल्ट्स याद रखने, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक अ कनेक्ट कि ये क्या है, ये क्या है, और इन दोनों से मिल करके एप्लीकेशन ये है। एंड फाइनल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज केपलर्स लॉज। केपलर्स आपके 3 लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को। इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स पेरिगी, अपोगी, R1 R2 के टर्म्स में, सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो केपलर्स लॉ, इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा लॉ ऑफ पीरियड्स, दैट इज T² इज प्रोपोर्शनल टू A³। एंड थर्ड, दैट इज लॉ ऑफ एरिया, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू L/2m। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली इन लॉस को इंटरप्रेट करना है कि ये भी इन्हीं दोनों का आउटकम है, राइट। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इनके रिजल्ट अगर हम लोग याद रख लें तो आसान हो जाता है। ये तुम्हारा ग्रेविटेशन। तो पहले आप फोर्स पढ़ते हो, फोर्स के अंदर स्पेशली वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हो, फिर इन दोनों को अप्लाई करते हो एक सिंपल केस के लिए, सर्कुलर मोशन, सैटेलाइट मोशन, सर्कुलर मोशन, और फिर आप इन दोनों चीजों को अप्लाई करते हो फॉर इलिप्टिकल मोशन फॉर प्लैनेट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज
force, gravitational force. Universal gravitational लॉ। तो बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ इसलिए बोलते हैं बच्चों इसको, न्यूटन साहब ने इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा क्योंकि ये जो लॉ है ये डिटरमिन करता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स, बिटवीन स्टार and a planet, between galaxies, between black holes, and also between the object and the earth, between any two objects in general। बच्चों वो चाहे जहां हो, ये जो इन्होंने लॉ दिया, इन्होंने कहा ये दुनिया में हर तरह के ऑब्जेक्ट, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े के ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। दैट इज व्हाट ही डिफाइंड इट एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ऑफ कोर्स छोटे ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से उनका फोर्स वेरी करेगा, लेकिन इनने इसको बहुत ब्रीफ फॉर्म में दिया, बोले बाकी इंटीग्रेशन से करके निकाल लेना, मैं तुम्हें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स दे देता हूं, 2 पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स दे देता हूं, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। याद रहे इट इज, ये जो एक्सप्रेशन है G m m2 बाय r स्क्वायर, इट इज बिटवीन पॉइंट चार्जेस। राइट, इसके बारे में 2-3 पॉइंट और लिखने बनते हैं। ये बच्चों जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव, वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, वेरी लॉन्ग रेंज, आप देख सकते हैं सन और अर्थ के बीच में भी लग रहा है ना। It is independent of medium, मीडियम के इंडिपेंडेंट है, इनवेरिएंट, कंजर्वेटिव, तो हमने क्या लिखा, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लॉन्ग रेंज का है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इनवेरिएंट जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो फोर्स चेंज हो जाएगा, हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स तो ही तभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी, और सेंट्रल फोर्स भी है, सेंट्रल फोर्स एंड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये मैंने सारे पॉइंट लिख दिए यहीं पे। अट्रैक्टिव, वेरी लॉन्ग रेंज तो लोगों को याद रहता है, इंडिपेंडेंट और मीडियम भी याद रहता है, लेकिन इनवेरिएंट, कंजर्वेटिव, सेंट्रल एंड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ ये भी आपको याद रखना है। राइट, दूसरी बात, बेसिकली जब भी हम लोग इस फोर्स की बात करेंगे, मैंने जैसा आपसे कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। राइट, 2 पॉइंट मासेस के लिए। लेकिन बच्चों जनरली अगर आप प्रैक्टिकली प्लैनेटरी उसमें देखेंगे तो प्लैनेट्स और सन इनके बीच में फोर्स निकालना होता है। अब ये दोनों पॉइंट जैसे तो है नहीं, ये दोनों तो स्फीयर्स हैं, तो इसके लिए 2 और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे काम के आएंगे, यानी द फोर्सेस बिटवीन 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स के बीच में फोर्स, यानी एक स्फीयर दूसरे स्फीयर पे या एक स्फीयर किस तरह से बिहेव करता है, एक स्फीयर कितना फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर भी कुछ रिजल्ट्स जो न्यूटन साहब ने दे दिए थे वो हमें याद रखने हैं। अ होलो स्फीयर behaves as point mass kept at its center for any other masses kept outside
ऑफ इट्स पेरिफेरी। मतलब अगर आपको होलो स्फीयर का फोर्स निकालना है तो वो पॉइंट मास की तरह होगा फॉर ऑब्जेक्ट्स जो कि इसकी पेरिफेरी से बाहर रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका एक होलो स्फीयर है, वैसे ये चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, आपके लिए दोनों रिजल्ट सेम ही है। ये होलो या सॉलिड दोनों के लिए ट्रू है। इसका मास m है। लेटस से यहां पे एक दूसरा कोई मास है स्मॉल m। अब हमें इसके और इसके बीच में फोर्स निकालना है। ये काफी जनरल एग्जांपल होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अर्थ और किसी पॉइंट के बीच में फोर्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू देम उनने ये कहा है कि आप इस सॉलिड हो या चाहे होलो हो, इसका पूरा मास इसके सेंटर पे अज्यूम कर सकते हो। तो पूरा मास इसके सेंटर पे अज्यूम कर सकते हो। तो मान लो अगर ये यहां से h डिस्टेंस दूर है, तो इन दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालना हो तो आपको इसके मास को पॉइंट मास मानते हुए, जो कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा देना। अब क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है तो यहां से आपको ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। तो जो इनके बीच में फोर्स निकल के आएगा वो G कैपिटल M, इसको भी पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको भी पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेंटर के साथ लेनी है, राइट। ऐसा ये बिहेव करता है बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे ये पॉइंट मास है केप्ट एट इट्स सेंटर, तो ये नीचे हो जाएगा r प्लस h का स्क्वायर। सिंपल। तो ये पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। लॉ ऑफ स्फीयर्स भी कहते हैं इनको, लॉ ऑफ स्फीयर्स। तो बेसिकली स्फीयर्स काफी ज्यादा मात्रा में हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए अपन लोग स्फीयर को का ये लॉ याद रखते हैं। दूसरी चीज, ये तो हमने बाहर रखा हुआ है। अगर ये मास इसके अंदर रखा होता, फिर बाहर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस सेंटर से ले लेंगे। अंदर रखा होगा तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सो नेट वही है। लेकिन अब अंदर किसके होना चाहिए? अब अंदर हम सिर्फ होलो के लिए लिखेंगे। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन होलो स्फीयर on a mass kept inside it must be 0. ये सिर्फ होलो के लिए, यहां पे मैंने सॉलिड नहीं लिखा है। सॉलिड के लिए इनर चीज आ जाएगी, वो अलग चीज हम देखेंगे। तो होलो स्फीयर के कारण नेट फोर्स 0 होगा अगर ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर रख दिया, तो इसके होलो स्फीयर की पेरिफेरी के अंदर। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये 3-4 पॉइंट आपको मैंने लिखवा दिए। अब एक और मैं आपको छोटा सा, आप कह सकते हैं, इलस्ट्रेशन और देना चाहता हूं कि मान लो अगर मल्टीपल चार्ज मासेज आ गए, लेट्स से ये 3 मासेज ऐसे रखे हुए हैं, या फिर मैं आपसे कहूं कि ये 4 मासेज ऐसे रखे हुए हैं, या आपसे मैं कहूं कि ये दो पॉइंट मास हैं m और m, इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, और एक ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे x डिस्टेंस के ऊपर एक तीसरा मास रखा हुआ है, लेट्स से कैपिटल M। तो हमसे पूछा है कि बताओ फोर्स क्या होगा, फोर्स, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड, लेट्स से ये भी साइड A, ये भी साइड A, ये भी साइड A, और इन तीनों साइड्स पे M M M, ये भी साइड A, ये भी साइड A, ये भी साइड A, ये भी साइड A, इन चारों पे M M M। तो हमसे पूछा है फाइंड द फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट A, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट A, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन A। तो इस चीज को, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बच्चों? हमें पता है कि सारे जिस भी पॉइंट पे आपको फोर्स लगाना है उस पे बाकी दूसरे मासेस अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, राइट, अट्रैक्टिव फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। तो हमें ए के ऊपर फोर्स निकालना है, ए के ऊपर फोर्स निकालना है, और इस ए के ऊपर फोर्स निकालना है, राइट। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, अगर ध्यान से देखेंगे ये सारे मासेस इक्वल हैं, ये डिस्टेंस ए है, तो अगर मैं कहूं इस एम के ऊपर एक फोर्स ये अट्रैक्ट करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ, लेट मी कॉल दिस इज एफ। एफ की वैल्यू क्या होगी? जी m1 m2 अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा फोर्स इस पे कौन सा लग रहा है ए पे, तो आप बोलोगे सर वो लगा रहा है।
क्या मैं बोल सकता हूं ये भी एफ है? हाँ जी, GM1M2/a² दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है और दोनों के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एफ और एफ, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एंगल 60 डिग्री। आइए अभी इस वाले पॉइंट को देखते हैं। इसके ऊपर क्या लग रहा है? इसके ऊपर एक फोर्स वो लगा रहा है एफ, GM1M2/a² दिख रहा है आपको। दूसरा फोर्स ये नीचे लगा रहा है GM1M2/a², ये भी एफ हो जाएगा और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। लेकिन बच्चों भी रुकना नहीं है, अभी एक फोर्स और लग रहा है इसके ऊपर और वो है इसका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है तो वो √2a हो जाएगी। तो जब आप स्क्वायर करेंगे नीचे तो a² की जगह 2a²। तो एक फोर्स इस पे ऐसे भी लगेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी F/2। अब हमें इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। वैसे तो कहानी आसान है, पहले आप ये जो ऊपर के दो फोर्स है जो 90 डिग्री पे, इनका रिजल्टेंट निकाल लो और उसमें F/2 सीधा लीनियरली ऐड कर देना, राइट, क्योंकि 45 डिग्री पे ही है वो। तो ये एक कहानी हो गई। अब जैसे यहां पे अगर मैं देखूं इस वाले ए वाले पॉइंट पे एक फोर्स तो ये लगाएगा, लेट मी से दिस इज F, एंड बाय सिमेट्री दूसरे वाले का फोर्स भी यही होगा, दिस इज ऑल्सो F। बाय सिमेट्री देखो डिस्टेंस भी आपको सेम दिख गया होगा, आई होप, ये भी F होगा। और अगर ये टोटल एंगल थीटा हमें पता चल जाए तो मैं इसका रिजल्टेंट। तो बच्चों आपने इन सारे केस में देखा जनरली एग्जाम में क्या होगा, आपको कभी ऐसी सिमेट्रिकल सिचुएशन दे दी गई है तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे जिनके बीच में एंगल थीटा है। दो से ज्यादा भी लग रहे होंगे तो लेकिन रिजल्टेंट तो आपको दो का ही निकालना पड़ेगा, तीसरा तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। ये सेम चीज आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हेल्प करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ याद आया होगा आपको, चार्जेस भी ऐसे ही रखे हुए होते थे। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे ज्यादा आते हैं, बट फिर भी मैं यहां पे वो रिजल्ट लिख देता हूं कि अगर दो फोर्स बच्चों F और F जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो फोर्स अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पे लग रहे हों, दो फोर्सेस अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पे लग रहे हों, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा ना, जो इनका रिजल्टेंट आएगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, वो पहली बात तो बिल्कुल बीच में आएगा। जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए, लाइक दिस। और F नेट की वैल्यू होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये F का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में F cos θ/2, दिस एंगल इज θ/2, सो F net इज 2F cos θ/2। ये रिजल्ट बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों, याद रखने वाला है। मतलब सिर्फ यहीं पे ही नहीं, कई जगह यूज होता ही है। तो दो फोर्सेस अगर थीटा एंगल पे लग रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो बीच में आएगा। इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा 2F cos θ/2। यहां पे आप अलग अलग केस देख सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू लेट्स से 60 डिग्री है तो जो F नेट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा √3F। आप वैल्यू लिख करके देख सकते हैं, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। थीटा अगर 90 डिग्री है तो F नेट हो जाएगा √2F। आप थीटा की वैल्यू में डाल के देख सकते हैं। थीटा अगर 120 डिग्री है, क्योंकि ये ज़्यादातर 90, 60, 120 ज़्यादातर आएंगे एग्जाम में, तो F नेट जो है आपका वो F ही बन जाता है। अब इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर आप ध्यान से देखें, इस केस में ये F और F इनके बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है, राइट। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री के लिए, दिस इज √3F। यहां से अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा F नेट, सो दैट विल बी √3 टाइम्स F की वैल्यू हो जाएगी M1M2 यानी GM² A², सीधा ही। तो ये इस रिजल्ट से आपको ये बड़ा इजी हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को डील करना। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे इन दोनों के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। याद रहे यहां पे दो नहीं तीन फोर्स लग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इन दोनों का रिजल्टेंट लिख दीजिए। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज F नेट विल बी इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √2F, थीटा इक्वल टू 90 में √2F। लेकिन इसके साथ ये छोटा वाला तीसरा वाला फोर्स भी लिखना है। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 डिग्री एंगल तो सीधा ही ऐड कर दो, यानी प्लस F/2, सीधा नेट फोर्स ही हो जाएगा। तीन फोर्स है इसलिए मुझे छोटे वाले को अलग से ऐड करना पड़ा रिजल्टेंट लिखने के लिए। तो यहाँ से √2
प्लस 1/2 इंटू जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ध्यान रही एफ हमने क्या लिखा था, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां पे भी सीधा एप्लीकेबल है। यहां पे भी अगर मैं देखूं तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी 2f cos ऑफ थीटा बाई 2। अब यहां पे हमें cos थीटा बाई 2 निकालना है, cos थीटा बाई 2। तो अगर ये थीटा है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस एंगल इज थीटा बाई 2, राइट, दिस एंगल इज थीटा बाई 2, तो हमें cos की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री, ये जो डिस्टेंस है वो है a, ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस है वो है x, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे cos थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैं डाल दूंगा इसको, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 2fx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे यहीं से ही इसका जब एसएचएम में आपको कराऊंगा तो एसएचएम के अंदर ये फोर्स लिख करके सीधा यहाँ पे नीचे ए को एक्स को इग्नोर कर देंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाता है। सिंपल है बच्चों, ये रिजल्ट हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा क्योंकि अट्रैक्टिव है, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। सो आई होप ये चीज़ अब आपको याद रहेगी। नेट फोर्स निकालने का तरीका ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट स्पेशली दो इक्वल फोर्सेज जो सिमेट्री में हमेशा आएंगे, इनको रिलेट करके ऐसे ऐसे आप निकाल देंगे। आइए इस फोर्स के अंदर आखिर फोर्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं। फोर्स से बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वेरिएशन देखना चाहते हैं। और वो उसके रिजल्ट भी ऑफ कोर्स इसी तरीके से आए होंगे, यही जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े यही लगाए होंगे। तो ये सारी डेरिवेशन तो मेन लेक्चर में हुई थी, अब तो हमें रिजल्ट देखना है। अब तो पहले रिलेट करना, अच्छा फोर्स पढ़ लिया, फोर्स के आगे क्या एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, उसके जो 4-5 रिजल्ट्स हैं खत्म। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप जी लिखते हो वो फोर्स अपॉन मास होता है, राइट। इसी चीज को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकते हैं। इजी। तो जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो फोर्स अपॉन चार्ज, वैसे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होता है। तो कभी अगर आपसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही निकालना है। कभी अगर आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जाए तो समझ जाना फोर्स अपॉन मास, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही निकालना है। आई वांटेड यू टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो आइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं। तो सबसे पहले एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट। अब हम लोग प्लेनेट की बात कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जनरली फॉर प्लेनेट। तो सरफेस पे अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे जी, तो उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसकी वैल्यू होती है जी एम बाय आर का स्क्वायर। याद रहे ये जो m है ये मास ऑफ द प्लेनेट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि m और m कट जाता है। मास ऑफ प्लेनेट एंड दिस इज रेडियस ऑफ प्लेनेट। याद रखना है g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। दूसरा इसके अंदर बच्चों कई बार आपके एग्जाम में क्या आएगा, डेंसिटी के टर्म्स में, कि एक प्लेनेट है उसकी डेंसिटी डबल ऑफ अर्थ डेंसिटी, ये बताओ वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा अगर उसकी रेडियस आधी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इसको, ये जो मास है इसको ब्रेक कर देंगे डेंसिटी के टर्म्स में। तो एक और फॉर्मूला जो बन जाता है दैट इज 4 पाई जी रो आर बाय 3।
तो दूसरा फॉर्मूला ये भी है बच्चों, बेसिकली हमने क्या किया, इस मास को 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया, पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया तो आर बच गया, नीचे 3 और ये कांस्टेंट्स। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऑफ कोर्स फॉर अर्थ, अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है फॉर अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, जो आपने मोशन इन मंडी के अंदर भी देखी थी। तो ये पहला है एट द सरफेस। सेकंड, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये वेरी करता रहेगा। अगर आप सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी कम होता है, सरफेस से नीचे जाओगे तो भी कम होता है। सो एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस, अगर हम सरफेस से h हाइट ऊपर चले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? तो इसको मैं g सबस्क्रिप्ट h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट हाइट h, दिस विल बी इक्वल टू gm अपॉन, नीचे बस r की जगह r प्लस h का स्क्वायर कर देना है, r की जगह r प्लस h का स्क्वायर कर देना है, सिंपल। और बच्चों एक और मजेदार बात, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे ये जो gm की वैल्यू है, ये आप हमेशा g के टर्म्स में लिख सकते हो, दैट इज gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर। ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। तो कई बार क्वेश्चन को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां पे बच्चों ये h छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, दिस इज इन जनरल, जनरली बड़े h के लिए, जैसे r सरफेस से r डिस्टेंस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, सरफेस से 3r डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो वो यहां से निकलेगा। लेकिन अगर ये हाइट बहुत छोटी है, लेट्स से 100-200 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, अर्थ की रेडियस के आगे 100-200-500 छोटे ही हैं, वो 6400 किलोमीटर, 6400 के आगे 400 इज वेरी लेस, बट स्टिल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी लेसर देन एट द सरफेस, सरफेस से तो कम ही होगा। तो इसका अप्रोक्सीमेट फॉर्म, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्म, बट याद रहे ओनली फॉर h व्हेन h इज लेस देन r, रेडियस से बहुत छोटा होना चाहिए। सो दीज आर द टू वेरिएशंस इन जनरल, और अगर छोटा है तो। नेक्स्ट, एट डेप्थ d फ्रॉम सरफेस, सरफेस से डेप्थ d पे। तो g एज d रिप्रेजेंट करूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d बाय r। अब यहां पे d के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, d सिर्फ r से छोटा होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी लेस देन r, बिल्कुल r बाय 2 हो सकता है, इवन 0.99 r भी हो सकता है, राइट। ये डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, दैट इज नॉट पर्पज ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे मैं आपके सामने सिर्फ रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर दैट रिजल्ट एज मच एज पॉसिबल बाय रिलेटिंग हाउ दे आर रिलेटेड इन टॉपिक्स। सेकंड बच्चों, कई लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, g एट r, ये जो d है ना, ये डेप्थ फ्रॉम द सरफेस है, याद रखना है, दिस d इज डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, दिस इज द डेप्थ फ्रॉम सरफेस। ये जो हमने d लिखा है, ये सरफेस से कितना गहराई पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहे हो, ये वो g एट r, तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू g इंटू स्मॉल r बाय कैपिटल R। ये और भी सिंपल हो जाता है। ये स्मॉल r क्या है? ये स्मॉल r इस बार डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, याद रहे।
ये जो r है ये कहाँ से है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो जी आर बाय कैपिटल आर या जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, मैं r कॉमन ये ले लूँ तो r माइनस डी क्या हो जाएगा, r माइनस डी हुई सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी तो स्मॉल। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रोटेशन के कारण भी बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, दैट इज g इज इक्वल टू g डैश विल बी इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द लैटिट्यूड एंगल। तो लैटिट्यूड एंगल आप जानते हैं इक्वेटर के लिए 0 डिग्री होता है, पोल के लिए 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इक्वेटर पे लिखूं सो लैटिट्यूड एंगल वहां पे 0 डिग्री होगा, तो जो आपका g डैश एट इक्वेटर विल बी इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा। और पोल्स पे अगर मैं लिखूं, पोल्स पे लैटिट्यूड एंगल 90 डिग्री होता है, तो पोल्स पे g डैश एट पोल्स विल बी इक्वल टू g। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि भैया बताओ कितने से अर्थ घूमने लगे कि नेट g डैश 0 हो जाए। सो इफ g डैश एट इक्वेटर को 0 करना है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू अगर आप देखेंगे अंडर रूट g बाय रेडियस ऑफ अर्थ आ जाती है। तो अगर अर्थ इतनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लग जाए, सो फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। तो ये भी एक बार आया हुआ है पहले, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। फिफ्थ, इफेक्ट ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप। तो जनरली बच्चों क्या है कि जो रेडियस है एट इक्वेटर वो रेडियस एट पोल्स से लगभग 21 किलोमीटर बड़ी है। इक्वेटर की रेडियस, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वेटर पे जो रेडियस की वैल्यू यानी इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा खींची हुई और पोल पे थोड़ा चपटी है। अंडे जैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब 21 किलोमीटर का फर्क है। तो इसका मतलब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है सरफेस पे क्या होती है, gm बाय आर स्क्वायर। तो क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज स्लाइटली लेस देन इक्वेटर ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ड्यू टू शेप। तो इक्वेटर पे कम होने के दो बड़े कारण हैं, एक तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी इक्वेटर पे ज्यादा है इसलिए भी कम है इक्वेटर पे, और दूसरी बात शेप भी, यहाँ पे रेडियस भी ज्यादा है इसलिए भी कम है। सो जनरली अगर पोल और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपेयर करने के लिए पूछा जाए तो आप बोलोगे पोल पे ज्यादा है इक्वेटर पे कम है ड्यू टू दीज टू रीजन्स, दीज टू मेन रीजन्स। तो ये है बच्चों वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है फोर्स का कॉन्सेप्ट एंड दैट्स ऑल डन। नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स यूजिंग दीज रिजल्ट्स जो मैंने आपके दिमाग में डाल दिए। पहले तो वो फोर्स का रिजल्ट, फिर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 4-5 केस, एंड जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स।